अस्सलाम वालेकुम जी टू ऑल माय केमिस्ट्री एंड साइंस लवर्स। माय नेम इज़ बिस्मा असगर और यहाँ पे मैं आपके साथ केमिस्ट्री चैप्टर 1 के क्वेश्चंस को और एक्सरसाइज को सॉल्व कर रही हूँ। अभी तक हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व किया और थोड़े से और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो हमारे रह गए हैं, जिसके साथ साथ आज हम न्यूमेरिकल्स की तरफ भी प्रोसीड करेंगे इस लेक्चर में और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो चले चलते हैं लेक्चर की तरफ। हमने जो जिस तरह से अभी तक क्वेश्चंस को सॉल्व किए, हमें उससे आइडिया हो गया कि हमने पेपर में किस तरह से लिखना है। हमारे जितने कॉन्सेप्ट्स माइंड में चल रहे हैं ना, उनको हमने रिटन फॉर्म में लिखना है और रिटन फॉर्म में कैसे लेके जाना है उसके लिए जो सारे सारे पॉइंट्स थे वो हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रही है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ नहीं है यहाँ पे, वही सारी पुरानी चीज़ें हैं। हमने उसको अब इस दफ़ा क्या किया कि हमने उसको पेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और जब आपने लिखना है तो वही चीज़ें हैं रिपीट पे, जो कि जिस पे मैं आपको बहुत छोटी सी टिप दे रही हूँ कि कोशिश करें कि आपकी जो बुक में 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन और कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन, आप उन रिएक्शंस को बार बार यूज़ करें। आपको चाहे जहाँ पे भी क्वेश्चन है, वो शॉर्ट क्वेश्चन है या वो लॉन्ग क्वेश्चन है, आप कोशिश करें कि इन 2 रिएक्शंस को अच्छी तरह याद कर लें और आप इनको एज एन एग्जाम्पल बार बार अपने क्वेश्चंस में यूज़ करें। जब भी आप किसी एग्जाम्पल को सॉल्व कर देते हैं ना और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो इससे आइडिया हो जाता है कि आपको जितना कॉन्सेप्ट पता था आपकी उस पर ग्रिप है और इस तरह आपको उसके बारे में लिखना और बोलना भी आता है। केमिस्ट्री पढ़ने वालों को और सब केमिस्ट्स को ज़रूरी है कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे ग्रास्प हो और वही चेक किया जाता है पेपर में, जिस पे अभी तक तो हम ठीक जा रहे हैं और हमने सारे के सारे लिख के देख लिए। अब हम अपने अगले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। और इस पे आपको, क्योंकि आपकी पूरी डेरिवेशन बेस्ड है, तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है और आपसे इसकी जब आपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है ना, तो आपने डिराइव भी करना है। क्वेश्चन ये है कि स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। सबसे पहले तो आपने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करना है। द क्वेश्चन इज स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन। हमने सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करनी है, ठीक है। वी हैव टू स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट क्या है, एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। हमने डेरिवेशन भी करनी है, ठीक है। डेरिवेशन के क्वेश्चंस इजी होते हैं बिकॉज आपको अगर एक दफ़ा स्टेप्स आ जाएं इसके कि किस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिराइव करने की तरफ चलते हैं और डिराइव करने के लिए आप सबने याद रखना है कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने पहले तो मेंशन करना है कि इस लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कवर किसने किया था या इस लॉ की बात किसने की थी। तो सबने याद रखना है कि गुल्डबर्ग और वॉज ने 1869 में ये लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था और उसमें क्या बात की थी कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात की थी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। और जब इसी लॉ को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था तो क्या बात हुई थी कि एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, कि जितने सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं उन सब का प्रोडक्ट होगा, एक्टिव मास का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक हो गया। ये बात एक्सप्लेन करनी और ये बात डिटेल में लिखनी बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले कि आप किसके एक्टिव मास की बात कर रहे हैं, आप रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मास की बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं कि एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ये एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन के। सबसे पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन पे जो हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन सपोज किया, हम उसी की बात करते हैं डिटेल में। हमारे पास A इज़ रिएक्टिंग विद B, ठीक है। आप ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, C फॉर्मेशन हो रही है और D फॉर्मेशन हो रही है। C और D आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था, स्टेप बाय स्टेप डिराइव करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपका जो रिएक्शन जिस तरह से होता है वो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन हम सबसे पहले देखेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके बनाएंगे प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स की बात हो रही है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस लेने ना, कौन सी चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, A रिएक्ट कर रहा है और B रिएक्ट कर रहा है। तो हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके एक्टिव मास हो जाएंगे, ए का एक्टिव मास होगा जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और बी का एक्टिव मास होगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इज इक्वल टू के साइन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट के साथ एफ लिखेंगे विच डिनोट्स कि हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने जो एक्टिव मैसेज सपोज किए हैं वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा होगा रिवर्स रिएक्शन के बारे में। रिवर्स रिएक्शन की बात कर लेते हैं। और रिवर्स रिएक्शन में स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। रिवर्स रिएक्शन में कौन से रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, आपके प्रोडक्ट्स रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने किसके एक्टिव मास को सपोज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में सी और डी के। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब इसको आगे हम इधर भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे, इज इक्वल्स टू का साइन डालेंगे, के आर लिख देंगे विच इज़ टेलिंग अस कि हम रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और उसी तरह से सी, हम स्क्वायर ब्रैकेट को दोबारा लिख लेते हैं, सी और डी। ठीक हो गया, ये आपके पास कंप्लीट बात हो गई। अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप होता है इक्विलिब्रियम पे इसकी बात करें। इक्विलिब्रियम पे हम जब ले जाएंगे स्टूडेंट्स, तो इक्विलिब्रियम पे आप सबको पता है कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, इजी सी बातें हैं, हमने सबने पहले पढ़ी हुई है, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो जो हमने डिराइव किया है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के लिए, उनकी हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है या वो एक्सप्रेशन डाल देने हैं। ठीक है, हमारे पास के एफ विद ए एंड बी जिनका हम एक्टिव मास सपोज कर रहे हैं इज इक्वल्स टू के आर, और एक्टिव मास हो जाएगा सी और डी का। ठीक हो गया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट्स को एक साइड पे ले आएंगे, के एफ डिवाइडेड बाय के आर इज इक्वल्स टू, आपके पास सी और डी रह जाएंगे न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएंगे ए और बी। और के एफ बाय के आर आप सबको पता है इज इक्वल्स टू के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा के सी इज इक्वल्स टू सी डी और ए एंड बी। अभी तक हमने जो बात की है ये की है एक रिवर्सिबल रिएक्शन की, लेकिन हमसे क्वेश्चन में जो कहा गया है वो हमें ये भी कहा गया है कि एक्सप्रेशन डिराइव करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर जनरल रिएक्शन। और जनरल रिएक्शन में आप सबको पता है कि हमेशा नंबर ऑफ मोल्स लिखे होते हैं। तो अब आपने जो इसकी मजीद डेरिवेशन करनी है वो आपने कैसे करनी है, आपने नंबर ऑफ मोल सपोज करना है, वही रिएक्शन है ए प्लस बी। ठीक है, रिएक्शन होगा, फॉर्मेशन होगी सी प्लस डी की, और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल लेटर्स में आप लिख देंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब आगे हम वही स्टेप्स दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन किस तरह करेंगे कि इस दफ़ा हम नंबर ऑफ मोल्स को किस फॉर्म में लिखेंगे, हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखेंगे पावर की फॉर्म में। किस तरह से, सबसे पहले आप सबने याद रखना है फॉरवर्ड रिएक्शन की, जिससे हमने पहले बात की, पहले बात होगी फॉरवर्ड रिएक्शन की। ठीक है, पहले बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। और फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास आर एफ, आर का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन, एफ का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी। हमें ऑलरेडी पता है कि रिएक्टेंट्स के होगा, लेकिन अब क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको हमने लिख देना है पावर में। तो ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं स्मॉल ए और कैपिटल बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं स्मॉल बी। ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू का साइन डालेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो के एफ और एज इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स लिखे आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से प्रोसीड करेगा। यहाँ पे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं रिवर्स रिएक्शन की, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जैसे रिएक्शन चलता है उसी तरह से हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमने कैसे डेरिवेशन करनी है। यहाँ पे हम बात करेंगे आर सपोज करेंगे। आर, कैपिटल आर मीन्स कि हम रिएक्शन का रेट सपोज कर रहे हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और स्मॉल आर मीन्स कि हम उस रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो सी और डी आप सबको पता है कि आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिएक्ट करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो यहाँ आ जाएगा के आर, और इस तरह से आपके पास बाकी जो पूरा एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, सी और डी जो स्मॉल लेटर्स में आपके पास पावर में लिखे हुए ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम पे आप सबको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है, फॉरवर्ड का हमने डिराइव किया के एफ ए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर स्मॉल ए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स की जो कि पावर में है। और इसी तरह रिवर्स रिएक्शन में सी और डी के हम एक्टिव मैसेज ले रहे हैं और पावर में हम उनके नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे हैं। ठीक हो गया, जो कि स्मॉल लेटर से डिनोटेड है। हम आगे चलेंगे और इस
में हमने वही स्टेप रिपीट करना है कि हमने कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले आना है और हमने बाकी जितने हमारे पास एक्टिव मैसेज हैं उनको पूरी जो ये एक्सप्रेशन है उस पर एक साइड पे ले जाना है। ठीक है, आई होप आप सबको याद होगा। ये दोबारा सॉल्व करने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि पेपर में इसको किस तरह सॉल्व करना है, ए एंड बी। के एफ बाई के आर की जगह के सी आ जाएगा और के सी इज इक्वल्स टू आपके पास एक्टिव मैसेज हो जाएंगे रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स की पावर एज इट इज़ रहेगी, वो आप सबने नहीं भूलना। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे पावर में। और ये भी बात आप सबने याद रखनी है कि के सी इज इक्वल्स टू के एफ बाई के आर। तो के सी की वैल्यूज़ ये दोनों होती हैं, ये भी आपके पास के सी की वैल्यू है, ये भी के सी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये हमने जनरल रिएक्शन के लिए इसको डिराइव कर लिए। इसी तरह आप सबने पेपर में भी लिखना है, पूरा डेरिवेशन करनी है, नंबर ऑफ मोल्स को ज़रूर सपोज करना है, तब आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है? हमने केसी की वैल्यूज़ को डिराइव किया था और हमने ये देखा था कि केसी की वैल्यू के बाद हम देख सकते हैं कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट्स कितने हैं और रिएक्टेंट्स कितने हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था कि हमने जब केसी की वैल्यू को डिराइव कर लिया है तो हमने इसकी इम्पोर्टेंस भी पढ़ी थी। इम्पोर्टेंस में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने प्रिडिक्ट किया था डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और उसके बाद हमने प्रिडिक्ट किया था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में हमने QC की वैल्यू यूज़ की थी और उसको हमने कंपेयर किया था KC की वैल्यू के साथ। इस तरह हमें प्रिडिक्ट हमने कर लिया था कि ये रिएक्शन आपके फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स जाएगा, या वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है। और इसके अलावा एक्सटेंट में हमने देखा था कि आपका रिएक्शन कितना प्रोसीड कर चुका है, मतलब उसने कितने हद तक प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स बना दिए हैं। और इसमें हम लोगों ने KC की वैल्यूज़ का लार्ज होना देखा था कि लार्ज वैल्यू हो तो क्या होती है, स्मॉल हो तो क्या होता है, और अगर वैल्यू आपकी मॉडरेट है तो क्या होता है। और इस तरह आपको अंदाज़ा हो गया था कि आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एट इक्विलिब्रियम आपके पास प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है, ये दोनों की ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यहाँ पे आके हमने अपने इस तरह से ये देख लिया कि हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। So basically equilibrium constant is helping you in two ways. Firstly, you are going to predict the direction of reaction. जब आपने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करनी है तो अभी उसका मतलब ये है कि आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम तक पहुंचा नहीं है शायद, और आपने ये देखना है कि वो कब तक पहुंचेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यू आर गोइंग टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की प्रिडिक्शन के दौरान आप जिस रिएक्शन के केसी की वैल्यू को एनालाइज कर रहे हैं वो रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। अगर वो इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी मौजूद है तो बस उसके बाद आपने यही बताना है कि आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, या दोनों की वैल्यू मॉडरेट है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके इक्विलिब्रियम कब अटेन हुआ और कैसे अटेन हुआ। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हमने इंपॉर्टेंस के लिए ये दोनों पॉइंट्स लाजमी डिस्कस करने हैं। अब हम चलते हैं आगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। जब भी आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। स्टेटमेंट समझ आएगी तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमने किस तरह से आंसर तक पहुंचना है। हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं उसमें हमेशा वही इक्वेशंस यूज़ कर रहे होते हैं जो हमने ऑलरेडी उस चैप्टर में पढ़ी होती हैं। हमने केसी की वैल्यूज़ पढ़ी हैं इस चैप्टर में, तो इसका मतलब ये है कि हमारे न्यूमेरिकल्स भी सारे के सारे उसी पे बेस कर रहे होंगे। न्यूमेरिकल्स में हमने केसी की या तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है या हमने किसी ना किसी एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ और उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट ये है कि फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस एज फॉलोज। आपके पास यहाँ पे रिएक्शन गिवन है जिसमें डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है एंड दिस इज बीइंग डीकम्पोज्ड इनटू नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। आप कोशिश करें कि अपने आंसर में रिएक्शन की जो पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन है उसको लिख लें। इससे क्या होगा कि आपकी जो केसी की वैल्यूज़ हैं उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगी और आप उसको सही तरह से कैलकुलेट कर सकेंगे। अब इसका जो केसी की वैल्यू है इसका सबसे पहले हम केसी का एक्सप्रेशन ही डिराइव कर लेते हैं। तो आपको पता है कि आपके न्यूमिरेटर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आ जाएंगे, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए नाइट्रोजन की पावर 2, ऑक्सीजन की कोई पावर नहीं। और डिनोमिनेटर में आपके रिएक्टेंट आ जाएंगे जो है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड और इसकी पावर आ जाएगी 2 क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं।
हम आगे चलते हैं कि हमें स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर दीज। अब उन्होंने हमें कॉन्सेंट्रेशन दी हुई हैं। कॉन्सेंट्रेशन जब भी आपने लिखी है तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने की बात याद रखिएगा। तो पेपर में आप यहाँ पे एक हेडिंग देंगे गिवन की। गिवन का मतलब होता है कि आपके पास डाटा क्या गिवन है। सबसे पहले आप लिखेंगे डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमें दी हुई है 1.1 मोल पर डीएम क्यूब। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो हमें दी हुई है 3.90 मोल पर डीएम क्यूब। एंड देन वी हैव ऑक्सीजन स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें दी हुई है 1.95 मोल पर डीएम क्यूब। अब हम अपने केसी के एक्सप्रेशन में ये सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और अपने आंसर को निकालेंगे। हमने क्योंकि यूनिट की वैल्यू भी इसके साथ ही निकालनी होती है, तो इसलिए यहाँ पे हम अलहदा से यूनिट डिराइव करने के बजाय इसी के अंदर इन्हीं वैल्यूज़ के साथ यूनिट्स को लिखेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि यूनिट डिराइव कैसे हो रहा है। अलहदा से यूनिट डिराइव करने की तरफ ना जाएं, उसी में लिखें जिस तरह से हम वही केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। आपके पास न्यूमरेटर में थे आपके प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स हमारे पास नाइट्रोजन है। सबसे पहले नाइट्रोजन की हमारे पास 3.90 कॉन्सेंट्रेशन है, और नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, इसलिए इसकी पावर हो जाएगी 2। ऑक्सीजन के आपके पास 1.95 मोल पर डीएम क्यूब इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, और इसकी कोई पावर नहीं होगी क्योंकि इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स 1 है। डिनोमिनेटर में चला जाएगा आपका रिएक्टेंट जो है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, और डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की हम लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू जो है 1.1, और इसकी पावर भी होगी 2 क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ मोल इसके 2 हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 24.51। 24.51 आपके केसी की वैल्यू है। अब यूनिट में आपको थोड़े से इसके अलहदा से सॉल्व करवा रही हूँ, लेकिन जब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि एक ही जगह पे इनको सॉल्व करें। इसी केसी के एक्सप्रेशन में आपके पास जो न्यूमरेटर है उसमें क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास नाइट्रोजन 2 हैं, जिसका मतलब है कि मोल पर डीएम क्यूब नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, और इसके साथ आ जाएगा पावर में 2। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल एक ही है, तो मोल पर डीएम क्यूब और कोई पावर नहीं होगी। डिनोमिनेटर में जब आप जाएंगे तो डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 2 है, इसलिए इसकी पावर भी हो जाएगी 2। अब ये 2 पावर वाला ब्रैकेट और आपकी न्यूमरेटर में ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और आपके पास एक ही यूनिट बच जाएगा, तो मोल पर डीएम क्यूब का वही यूनिट आप अपनी वैल्यू के साथ लिखेंगे। तो आपके पास जो केसी की वैल्यू डिराइव हुई है वो है 24.51, और यही यूनिट आप एज इट इज़ उसके साथ लिख देंगे। तो इस तरह से आपने केसी की वैल्यू भी डिराइव कर ली है और उसका यूनिट भी। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ये वही रिएक्शन है जो हम इस चैप्टर के स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि अब तो हम सबको ये रिएक्शन याद हो गया है। हाइड्रोजन आयोडाइड इज गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन, और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 2। ये तो हम सबको अब याद हो गया। इसमें आगे ये दिया हुआ है कि इफ द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज 0.078। अब उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं हमें, हम इन कॉन्सेंट्रेशंस को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन है 0.078 मोल पर डीएम क्यूब। उसके बाद उन्होंने हमें दी हुई है हाइड्रोजन और आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन, और कहा है कि इन दोनों की इस सेम 0.011, मतलब आपके पास हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.011 है मोल पर डीएम क्यूब, और आपके पास आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.011 है। सेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ इसको एक ही दफ़ा फॉर्मूले में लिखना है। हम यहाँ पे केसी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे जो हमें पहले से आता है। न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएंगे हाइड्रोजन एंड आयोडीन, कोई पावर नहीं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड, पावर विल बी 2, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में बल्कि रिएक्शन में जो हाइड्रोजन और आयोडीन की नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी पावर नहीं लिखेंगे। अब हम इसी केसी के एक्सप्रेशन में अपने लिख देंगे वैल्यूज़ को, 0.011 ऑफ हाइड्रोजन एंड 0.011 ऑफ आयोडीन। हाइड्रोजन आयोडाइड 0.078 और इसका स्क्वायर हो जाएगा,
यूनिट्स हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वो रिएक्शन है कि जिसमें नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे बिल्कुल इक्वल हैं। इस बात को हम बहुत दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने जब किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स देखे कि हमारे रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे बिल्कुल सेम थे, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो केसी की वैल्यू आएगी उसका कोई यूनिट नहीं होगा। जब कोई यूनिट ही नहीं होगा तो हम इसको यूनिट्स लिख के मज़ीद डिराइव करने की तरफ नहीं जाएंगे। ये ऑलरेडी वही रिएक्शन है जो हमने पहले भी बात की थी कि जिसमें नंबर ऑफ मोल्स जब इक्वल होते हैं रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, तो हमें यूनिट्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। A reaction where number of moles are equal on both sides, there is no unit for Kc। तो Kc का क्योंकि कोई यूनिट नहीं है तो हमारे पास ये जो फाइनल हम वैल्यू इस कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसमें कोई भी यूनिट इस वैल्यू के साथ नहीं लिखा आएगा। इस क्वेश्चन की Kc की वैल्यू आ जाएगी 0.01989 और यही आपका आंसर है विद नो यूनिट्स, क्योंकि इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वही मैं बात रिपीट कर रही हूँ, आपको समझ आ भी गई होगी कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल हैं, सो नो यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन इस तरह हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया और अब आपको समझ भी आ गया होगा कि आपने पेपर में वही लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह लिखने हैं। और साथ ही साथ हमने दो न्यूमेरिकल से डिस्कस किया कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल्स में डिस्कशन की है वो है केसी की वैल्यू कैलकुलेट करना। हमारे पास एक तो न्यूमेरिकल्स और रह गए हैं जिसमें हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास केसी की वैल्यू गिवन हो तो हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस तरह निकालनी है, पर वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।